हेलो गाइज, आप लोगों को नमस्कार। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रकार देख रहे थे, जिसमें 4 आधार पर हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग 5वां आधार को देखते हैं, पार्टिकल के साइज के आधार पर। जो 5वां जो आधार दिए थे, तो उसके आधार पर देखते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन कितने भाग में बांट सकते हैं। तो पहले हम लोग पार्टिकल का साइज को जाने कि हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए जो पार्टिकल का रेंज रखे हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यही रेंज है। इससे छोटा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन, इससे बड़ा होगा तो सस्पेंशन। अब यहां पर मतलब हर हालत में हमको इस रेंज में लाना है। तो कहता है जब पार्टिकल साइज छोटा रहे और उसको हमको कोलोइडल सॉल्यूशन बदलना है तो क्या करें, साइज बढ़ाना पड़ेगा। और जब जाकर के बड़ा साइज रहे इससे 100 से, तो उसको घटाना पड़ेगा, तब हम इस रेंज में लाएंगे। तो वैसे कंडीशन में एनी हाउ किसी भी तरह से हम लोग को उसको पार्टिकल का साइज को अरेंज करके तभी कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इसलिए जाकर के जो है कि हम लोग उसी आधार पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं, छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, क्या करना पड़ता है, वो जस्ट आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग हेडिंग दें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज प्रक्षेप्य प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर इस आधार पर कोलाइडी विलयन को निम्नांकित तीन भागों में बांटा गया है। पहला नंबर माइक्रो मोलेकुलर कोलोइड्स, बृहदान्विक कोलाइडी विलयन, दूसरा नंबर मल्टी मोलेकुलर कोलोइड्स, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, और तीसरा एसोसिएटेड सहचर कोलाइडी विलयन। 3 टाइप हो गया, मैक्रोमोलेकुलर, मल्टीमोलेकुलर और एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इस तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहले लिख लीजिए इसको। हो गया।
तो पहले है मैक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। पहला नंबर कहता है जब प्रक्षेप्य प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा हो तब उसे विघटित कर छोटे छोटे कणों के रूप में, तो छोटे कण मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसके रेंज में लाना है। परिवर्तित कर कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तब प्राप्त कोलाइडी विलयन को माइक्रो मतलब बृहदान्विक मोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि का विलयन। तो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, लार्जर पार्टिकल्स है। अब उसको तोड़ करके विघटित करके जब स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बड़े पार्टिकल को चेंज कर रहे हैं छोटे पार्टिकल्स के रूप में, लेकिन रेंज हमारा यही रहेगा, इस रेंज के बीच में ही लाना है। तो ला करके जब कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, बृहदान्विक कोलाइडी विलयन। तो जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, वसा है, कुछ भी चीज हम लोग जो खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में जो वहां पर जाता है, भोजन को चबाते हैं, तो चबाने के बाद क्या होता है, बड़ा पार्टिकल्स को चेंज करते हैं छोटे पार्टिकल्स में। अब उसको और जा करके जो है छोटा करता है, वहां केमिकल रूप में चेंजिंग करके, और तब जाके कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बड़े पार्टिकल्स को चेंज करके, तो उसी में से स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, या जो भी चीज इस ढंग का सॉल्यूशन हम बाहर में भी तैयार यदि करना चाहेंगे तो उसके बड़े पार्टिकल्स को, लार्जर पार्टिकल्स को चेंज करके स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में बदला जाएगा, तभी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और वो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे माइक्रोमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा, मल्टीमोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। बहुआण्विक कोलाइडी विलयन।
जब प्रक्षेप्य प्रावस्था के कणों का आकार छोटा हो तब उसे संगठित या संगठित कर बड़े बड़े कणों के रूप में, मतलब वही रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, मतलब छोटा था, इससे छोटा, तो सिर्फ इस रेंज में परिवर्तित कर कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तो ऐसे विलयन को मल्टी मोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जो है कि जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको कहेंगे मल्टी मोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब पार्टिकल का साइज हमको 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में ले आएंगे, छोटा पार्टिकल था उसको संगठित करेंगे, जुटाएंगे एक दूसरे के साथ, बड़े पार्टिकल के रूप में परिवर्तित करेंगे, तब ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो हमको, तो उसको कहेंगे हम लोग मल्टी मोलेकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिख लीजिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं। सल्फर का कोलाइडी विलयन, तो यहां पर क्या है, एसेट मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। 8 गो सल्फर मिल करके, एक सल्फर अकेला जो है छोटा पाया जाता है परमाणु, अब उसमें 8 गो सल्फर मिल करके एक बड़े आकार में अणु के रूप में चेंज हुआ, और उसके बाद तब जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा तो वो हो जाएगा मल्टी मोलेकुलर। फास्फोरस का कोलाइडी विलयन P4 मोलेकुल्स। तीसरा है जैसे और भी गोल्ड सॉल्यूशन, तो यहां क्या है, क्लस्टर ऑफ गोल्ड एटम्स। उसी प्रकार से सिल्वर सॉल्यूशन, तो क्लस्टर ऑफ सिल्वर एटम्स।
क्लस्टर मतलब झुंड, समूह। तो समूह का निर्माण करके ढेर सारा एटम का मॉलिक्यूल के उसमें समूह बना करके उसके बाद जब कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं तो वैसे विलयन को हम लोग कहेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। कि पार्टिकल का साइज छोटा था लेकिन छोटे पार्टिकल को संगठित कर करके बड़े पार्टिकल के रूप में चेंज करते हैं और तब जब कोलाइड विलयन बनता है तो वो कहलाता है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये मल्टी मोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन तो हम लोग देख लिए। अब तीसरा टाइप जो हम लोग देखने जा रहे हैं एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। सहचर कोलाइडी विलयन। तो सहचर कोलाइडी विलयन में क्या है, कहता है इसमें भी पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट में इसको घुलाएंगे तब इसका पार्टिकल्स आपस में मिल करके एक विशेष प्रकार का संरचना बनाता है, गोलाकार संरचना बनाता है जिसको कहते हैं मिसेल। और वो मिसेल का निर्माण करके जब कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करे, कोलाइड विलयन बनावे, तो वैसे कोलाइड विलयन को कहेंगे हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कहता है कि जब प्रक्षेप्य प्रावस्था बोले तो डिस्पर्स्ड फेज जिसको डीपी बोलते थे के अणु या कणों का आकार काफी छोटा हो तब इसके कई कण आपस में मिलकर एक सामूहिक गोलाकार संरचना का निर्माण किया जाता है जिसे मिसेल मिसेल्स कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिसेल्स जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है तब प्राप्त विलयन को सहचर
कोलाइडी विलियन कहा जाता है। तो जो भी हमको वहां पर मिसेल का निर्माण होगा और वो मिसेल का निर्माण करने के पश्चात जब सभी मिसेल्स डिस्पर्सन मीडियम में घुल करके और उसके बाद कोलाइडी विलियन बनाता है तो उस प्रकार के विलियन को कहते हैं हम लोग सहचर कोलाइडी विलियन। इसको लिखिए। हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका सहचर कोलाइडी विलियन का। तो एग्जाम्पल, जब साबुन या अपमार्जक डिटर्जेंट को जल में घोला जाता है तब सहचर कोलाइडी विलियन प्राप्त होता है। हो गया कि जब साबुन या सर्फ वगैरह सब कोई भी डिटर्जेंट को हम लोग जल में घोलते हैं, जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, बाल साफ करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शरीर में नहाने वाला साबुन लगाते हैं, तो ये सब जगह पर हम लोग क्या देखते हैं कि जल में घुलता है साबुन का मॉलिक्यूल। तो पहले मिसेल बनाएगा और मिसेल का निर्माण करने के बाद ही वो जाकर के जो है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा उसको कहेंगे सहचर कोलाइडी विलियन, और तभी जाकर के जो है कि कपड़ा या शरीर या बाल की सफाई हो सकेगा। अन्यथा यदि मिसेल का निर्माण नहीं हो पाया तो कोलाइडी विलियन का निर्माण मिसेल का निर्माण नहीं होगा तो सहचर कोलाइडी विलियन नहीं बनेगा, और सहचर कोलाइडी विलियन जब नहीं बनेगा तो गंदगी भी आपके कपड़े से या शरीर से या बाल से दूर नहीं हटेगा। इसलिए बचपन से आपको जो सिखलाया गया है, आपके मम्मी पापा जो भी सिखलाए हैं कि कपड़ा साफ करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को फूलने देते हैं थोड़ा देर, आधा घंटा कहता है फूलने दे दो सर्फ में डाल करके, या साबुन डालते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं एक तरफ से साबुन डालते हैं एक तरफ से पानी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। साबुन डाल करके थोड़ा देर पहले रखिए, फिर उसको अच्छा सा रगड़े, तब जा करके जो है कि तो उतना देर जो टाइम देते हैं उसको तो मिसेल के निर्माण करने के लिए। तो मिसेल का जब तक निर्माण नहीं होगा, भले उन लोगों को मालूम नहीं कि मिसेल क्या है, लेकिन जाने अनजाने हम लोग पहले मिसेल का निर्माण करने देते हैं। मिसेल का निर्माण होता है तब कपड़ा जाकर के गंदगी को, माने कपड़ा से जो गंदगी है या शरीर से जो गंदगी है तब वो हटता है। जैसे हम लोग नहाते हैं तो ऐसा नहीं करते कि एक हाथ में साबुन रखे एक हाथ से पानी डाल रहे हैं कि साबुन लगा रहे हैं पानी डालते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले हम लोग साबुन लगा लेते हैं, उसके बाद तब जाकर जो है कि पहले रगड़ते हैं देहात को, उसके बाद तब फिर पानी डालते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वहां पर जाकर के मिसेल का निर्माण हो, और मिसेल का निर्माण जब होगा
तो वो जाकर के जो है कि तब हमारे शरीर में जो भी तेलीय पदार्थ है, गंदगी है, धूलकण है, वो सब कट छट करके अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मिसेल का निर्माण होगा तभी जाके एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण होगा। इस प्रकार से है कि हमको एग्जाम्पल जो देखे साबुन और डिटर्जेंट का घोल, वो क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन या सहचर कोलॉइडी विलयन। तो ऑब्जेक्टिव में यदि पूछता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। सबका एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि कौन मैक्रोमोलिकुलर है, कौन मल्टीमोलिकुलर है, कौन एसोसिएटेड कोलॉइड्स है, इन सारी बातों की जानकारी हमको दिमाग में रखना है एग्जाम्पल, तो उससे हमको आगे क्या होगा, सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा साबुन का जो एक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि साबुन का एक्टिविटी हम लोग को फिर एक बार देखना पड़ेगा केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में लास्ट में, तो उसको वहां नहीं देख के हम यहीं देख लेते हैं, वहां पर वैसे हल्का सा खाली चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देख करके इसका एक्टिविटी कैसे होता है, इसका काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे साबुन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है ऑफ सोप। तो ये जाके सोप का जो फॉर्मूला है RCOONA अथवा RCOOK। R क्या है, अल्काइल है अथवा अल्किनाइल है अथवा अल्काइनाइल है। या तो सिंगल बॉन्ड रहेगा खाली अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल में डबल आएगा और अल्काइनाइल में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुछ भी वहां प्रेजेंट रहेगा। इस प्रकार से आगे जो है कि लंबा चेन कहता है लंबी श्रृंखला युक्त। जैसे यहां पर इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 लंबा लंबा चेन बना करके उसके बाद इधर Na+, ऐसा है। तो वैसे कंडीशन में ये लंबा लंबा चेन वाला कंपाउंड जो हमको दिखलाई पड़ेगा वो क्या है, साबुन। अब यहां पर इस टूटता जब है पानी में, जब जैसे घोलेंगे RCOONA को, तो RCOO- Na+, मतलब इस यहां तक जो हो गया RCOO- इधर Na+, पोटासियम रहेगा तो K+। अब ये RCOO-, ठीक है, इसमें जाकर के जो है दो पार्ट है। एक पार्ट है R हो गया अल्काइल ग्रुप तो है ही, नाम वहां दे चुके हैं। अब ये क्या है, तो लायोफोबिक है, मतलब इसको सॉल्वेंट से घिरना है। और ये जो है COO- ये है लायोफिलिक, अर्थात इसको सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ये पानी के पास जाना चाहेगा, ये पानी से दूर भागेगा, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में देखें तो ये जो है लंबा लंबा चेन जो देखे COO- Na+, तो ये जाकर के जो है Na+ को तो हटा दें, ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन जो लायोफिलिक है, और इधर जो है अल्काइल है, तो ये क्या है, लायोफोबिक है,
ठीक है, पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद दिखलाते हैं मिसेल कैसे बनता है। जल्दी कीजिए। हो गया? अब यहां पर हम लोग जो देखते हैं कि ये जो देखे स्ट्रक्चर, यहां COO- है तो इसको बोल दिए हेड, इधर हो गया टेल। अब ऐसा ऐसा ढेर सारा हेड आपस में मिलेगा तो COO- और ये टेल सब पीछे चलाया। आर, यहां भी आर 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 आर, इस प्रकार से सारा आर बीच में चलाया। अब Na+ सबके हेड पर यह मतलब ये गंदगी को काटने के लिए तैयार है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना करके जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेल्स, तो मिसेल्स का निर्माण होता है, तभी जाकर के जो है कि ये किसी भी कपड़े को या शरीर में जो गंदगी है या बाल में जो गंदगी है, तेलीय पदार्थ है, उसको कटिंग कर सकता है, हटा सकता है। ये मिसेल बनने के बाद तब कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं रिलेटेड टर्म्स। तो जैसे यहां पे एक टर्म देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, कि जब साबुन या अपमार्जक के कण मिसेल्स का निर्माण करते हैं, तब कपड़े या शरीर या बाल इत्यादि में उपस्थित गंदगी मतलब धूलकण, तैलीय पदार्थ इत्यादि अलग हो पाते हैं। इस घटना को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कहा जाता है।
मतलब साबुन का अपना क्लींजिंग एक्शन है, सफाई करेगा। कोई साबुन थोड़ा ज़्यादा सफाई करता है, कोई थोड़ा कम करता है, किसी में सफाई ज़्यादा। तो इसलिए हमको वहाँ पर कोई डिटर्जेंट जैसे यूज करते हैं, अलग अलग टाइप का डिटर्जेंट, तो वहाँ पर किसी में सफाई अधिक होता है, किसी में कम होता है, तो उसका रीजन है वहाँ पर उसका क्लींजिंग एक्शन कितना है। प्लस पानी पर भी डिपेंड करता है, यदि हार्ड वाटर है तो उसमें क्लींजिंग एक्शन का घट जाता है, मिसेल का निर्माण उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। जैसे अगर कठोर जल में कपड़े की सफाई नहीं हो पाती है, साबुन फट जाता है। जबकि सॉफ्ट वाटर है, मीठा जल है, मृदु जल है, तो उसमें जाकर के साबुन या सर्फ का इस्तेमाल जो है करते हैं, तो वह आसानी से कपड़े को या शरीर को साफ करता है। तो ये जाकर के जो है क्लींजिंग एक्शन डिपेंड कर रहा है मिसेल के निर्माण पर। दूसरा है क्राफ्ट टेम्परेचर। कहता है वह न्यूनतम तापक्रम जिससे ऊपर जाने पर मिसेल का निर्माण होता है, उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। कि वह न्यूनतम तापक्रम मतलब इससे नीचे जाने पर मिसेल निर्माण नहीं होगा, उससे ऊपर जाने पर क्या होगा, मिसेल निर्माण होगा। तो इसलिए कभी कभी देखते हैं हम लोग, या इससे पहले जो है कि सोडा का इस्तेमाल होता था, तो ठंडा पानी में उसका इस्तेमाल नहीं होता था, गर्म पानी में इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी जो है जैसे ठंडी सब दिन में क्या करते हैं, पानी गर्म करके उसके बाद सर्फ डालते हैं, तब सूती कपड़ा वगैरह सब डालते हैं, तो उसमें टेम्परेचर जब हमको उपयुक्त तापक्रम मिलेगा तो मिसेल का निर्माण होता है। तब जाके मिसेल का निर्माण होने के बाद या कपड़े को जो हम रगड़ते हैं तो वहां भी हीट उत्पन्न होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर जाके मिसेल का निर्माण होगा। और मिसेल का निर्माण होने के बाद तभी गंदगी हटेगा। तो इसलिए कपड़े को जो रगड़ने कहा जाता है, कपड़े को जो चोटियाने कहा जाता है, तो वहां पर हमको लग रहा है कि मेरे चोटियाने से या मेरे रगड़ने से कपड़ा गंदगी हट रहा है, सो बात नहीं। वहां पहले टेम्परेचर इतना पैदा हो रहा है, क्राफ्ट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद मिसेल बनेगा, और मिसेल बनता है तभी गंदगी हटता है। और ऐसे हम खाली सर्फ में डाल दिए और निकाल दिए कपड़े को तो वो साफ नहीं होगा। वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं वहां पर जो घूम रहा है वहां टेम्परेचर उसका फिक्स है, उतना टेम्परेचर पर जाकर के जो है कि तब वो मिसेल का निर्माण करेगा, साबुन सर्फ जो भी, और उसके बाद तब फिर जाकर के जो है कि वहां पर उसकी गंदगी हट पाएगी, अन्यथा संभव नहीं है। लिख लीजिए इसको। और एक टॉपिक है इसमें, तीसरा नंबर, तीसरा है क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। CMC वह न्यूनतम सहचर विलयन जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है का वह न्यूनतम सांद्रण जिससे ऊपर
मिसेल का निर्माण होता है, उसे CMC वैल्यू कहा जाता है। सामान्यतः साबुन का CMC वैल्यू 10⁻⁻⁴ से -3 मोल प्रति लीटर होता है। मतलब इससे अधिक ताप जाएगा तभी जाके मिसेल बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बड़ा सा टैंक लिए और उसमें 1 चम्मच सर्फ डाल देंगे तो मिसेल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको बचपन से ये भी सिखाया गया है कि पानी का रेशियो जो है, सर्फ जब डालते हैं तो मम्मी पापा जो भी सिखाए होंगे कि पानी जैसे बाल्टी में ज़्यादा है तो कहेगा नहीं पानी थोड़ा सा हटा दो, कम पानी में डालो। तो दैट मीन्स उनको ये सब साइंटिफिक वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन उनको भी कोई गार्जियन सिखाया है तो वो जाकर के जो है कि रियलिटी में जो है कि वहाँ पर ये बता रहा है कि हमको इस आधार पर मॉलिक्यूल रहेगा। अब इन्हें कि 1 बाल्टी पानी लिए 2 दाना सर्फ डालेंगे तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर्फ भी उसी अनुसार से मुट्ठी में लेके डालते हैं, चम्मच से नाप के डाल के देखते हैं तो मोटा मोटी हम लोग को लग जाता, अंदाज लग जाता है कि हाँ अब जाकर के मिसेल का निर्माण हो रहा है, हो जाएगा, तभी जाके वहां पर हम लोग कपड़ा उसमें डालेंगे और तब जाके सफाई होगी। CMC का मान तापक्रम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात CMC समानुपाती 1/टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, CMC घटेगा, अर्थात कम कंसंट्रेशन पर ही मिसेल बन जाएगा। इसलिए गर्म करके यदि कपड़े को, गर्म पानी में यदि कपड़े को माने सर्फ डालते हैं उसके बाद कपड़े, तो वहां पर अधिक थोड़ा सफाई होता है। ठंडा पानी में थोड़ा कम सफाई होता है। कहता है गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सुसुम टाइप का पानी लेना है, तो उसमें क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो CMC वैल्यू घटेगा, और CMC वैल्यू घटेगा तो कम सांद्रण पर ही मिसेल का निर्माण होगा, और मिसेल का जब निर्माण होगा तो सफाई होना चालू हो जाएगा। इसलिए ठंडे पानी के बनिस्पत गर्म पानी में कपड़ा उपड़ा जो अधिक सफाई होता है, तो उसका मूल काउज है वहां पर मिसेल का निर्माण होना। तो ये था आपका पार्टिकल के साइज के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। अब विलयन का प्रकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधियां कि किस प्रकार हम लोग तैयार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।